Good afternoon students. Welcome to online classes of mathematics. So जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे, इसमें हमने पहले प्रॉपर्टीज़ देखी एंड उसके बाद कुछ थ्योरम्स देखी एंड हमने देखा प्रतिलोम बिंदु क्या होता है, लास्ट क्लास में देखा था हमने, एंड सरल रेखा की समीकरण, प्रतिलोम बिंदु सरल रेखा के सापेक्ष एंड प्रतिलोम बिंदु वृत्त के सापेक्ष, ये सब देखा है हमने। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा कि एंड उसके बाद हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। सो आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? सेकंड एग्जाम्पल, यदि P Q तथा R, हमारा एग्जाम्पल 2 P Q तथा R क्या है? सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं और वह सम्मिश्र संख्याएं क्या है? Z1 Z2 P Q और R सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं। मतलब P निरूपित करता है Z1 को, Q निरूपित करता है Z2 को और R निरूपित करता है Z1 प्लस Z2 को। ये हमें दिया हुआ है, हमें दिखाना क्या है? OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये प्रूफ करना है हमें समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो OPRQ पूछा है, तो हम समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा सॉल्यूशन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम एक OPRQ। ध्यान से देखो, हम पूछा क्या? OPRQ। जनरली हम OPQR लिखते हैं, डन, बट यहाँ उन्होंने OPRQ पूछा है ना, तो हम उसी नोटेशन में बनाना होगा समांतर चतुर्भुज OPRQ। अब O बिंदु क्या दिया हुआ है इन्होंने? मूल बिंदु O, मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है 0 0। P क्या दिया हुआ है? Z1 को निरूपित करता है। अगर Z1 को निरूपित करता है, Z1 को हम क्या क्या लिखते हैं? x1 प्लस आयोटा y1, या इसके निर्देशांक क्या होते हैं? x1 y1। तो हम लिख सकते हैं x1 y1। अब Z2 क्या होता है? x2 प्लस आयोटा y2, इसको हम लिख सकते हैं x2 y2। अब R क्या है? Z1 प्लस Z2, इन दोनों को ऐड, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब रियल पार्ट को ऐड करना है, x1 प्लस x2 एंड प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है y1 प्लस y2। ये टर्म, या इसके निर्देशांक लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2, यही लिखते हैं। रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। अब हमें क्या क्या पता चल गया? जैसे कि हमारा O बिंदु था, मूल बिंदु, उसके निर्देशांक क्या हुए? O के निर्देशांक हमें मिल गए 0 0। अब P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु क्या था? Z1, Z1 के निर्देशांक क्या आए? x1 y1। अब P, फिर R, R बिंदु क्या था? Z1 प्लस Z2, मतलब निर्देशांक कितने आए? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। और एक और क्या पॉइंट बचा? Q, Q के निर्देशांक, Q क्या था? Z2, Z2 के निर्देशांक क्या हुए? x2 y2, यही होंगे। अब यहाँ समांतर चतुर्भुज में देखते हैं, O के लिए 0 0, P के लिए क्या था? P Z1, ये P फंक्शन Z1 का नहीं है,
ये पॉइंट है मतलब Z1, ये शो दिखा रहे हैं हम। इसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक x1 को y1, r क्या था Z1 प्लस Z2, या इसके निर्देशांक x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2, ये r के लिए। अब q के लिए क्या था हमारा Z2, इसका मतलब Z2 के q के निर्देशांक x2 कोमा y2। ये अब अगर हम विकर्ण बना लें यहाँ से ओ r के बीच में और q p के बीच में, ये कोई भी पॉइंट हो गया, इसको मान लिया S। अब हमें पता है ना कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसमें क्या होता है, विकर्णों का मध्य, जो ये वाला विकर्ण था उसका मध्य बिंदु इन दोनों के विकर्णों के मध्य बिंदु के इक्वल होता है समांतर चतुर्भुज में। और अगर जो ये वाला विकर्ण था OR, उसका मध्य बिंदु इस विकर्ण के मध्य बिंदु के इक्वल होता है, तब भी हम क्या कहते हैं कि वो हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब हमें दिखाना है समांतर चतुर्भुज है, तो हम यही वाला रूल अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। मतलब हम दिखाएंगे OR का मध्य बिंदु अगर QP के मध्य बिंदु के इक्वल आ रहा है ना, तब हम कह देंगे कि वो हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। कि अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, OR का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने के लिए पता है ना, ऐसे ही करते हैं, इसको और इसको ऐड करके डिवाइड 2, मतलब पहला जो निर्देशांक था इसके पहले निर्देशांक से ऐड करेंगे 0 प्लस x1 प्लस x2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। मध्य बिंदु निकाल रहे हैं ना, क्योंकि मध्य मतलब दोनों बराबर पार्ट में इक्वल डिवाइड करेगा यहाँ पर ये। अब सेकंड निर्देशांक 0 प्लस y1 प्लस y2 किसके इक्वल, 2 के इक्वल आएगा। किसका मध्य बिंदु निकाल रहे हैं हम, OR का मध्य बिंदु। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इसको ऐड करने पर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही आएगा। अब देखो OR का मध्य बिंदु निकाल लिया, हमें दिखाना है OR का मध्य बिंदु PQ के मध्य बिंदु के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वो समांतर चतुर्भुज हो गया। OR विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लिया, अब PQ विकर्ण का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु, अब PQ का मध्य बिंदु मतलब पहला निर्देशांक इसके पहले निर्देशांक से ऐड x1 प्लस x2 फिर डिवाइड 2, इसका पहला निर्देशांक दूसरा निर्देशांक इसके दूसरे निर्देशांक y निर्देशांक से मतलब तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये आ गया PQ का मध्य बिंदु। और यही तो हमारा OR का मध्य बिंदु आया था। इसका मतलब OR का मध्य बिंदु किसके इक्वल हो गया, PQ के मध्य बिंदु के, PQ के मध्य बिंदु। OR और PQ दोनों हमारे विकर्ण थे। अब दोनों का मध्य बिंदु अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कह देंगे, हमारा चतुर्भुज OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। अतः या इसलिए OPRQ पूछा है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। यही तो हमें दिखाना था, उनको समांतर चतुर्भुज दिखाना था, मतलब हैंस प्रूफ लिख लो या इति सिद्धम लिख लो, यही लिखते हैं ना, हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम, मतलब हमने सिद्ध कर दिया।
इसमें क्या रूल यूज़ किया है? विकर्णों का मध्य बिंदु अगर इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि वो समांतर चतुर्भुज है। ओके, सो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल, हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? इजी था ना, कोई मुश्किल तो नहीं था। एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है जो कि स्कूल में भी बहुत बार यूज़ करी है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए अर्जेंट आलेख में Z1, Z2, Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है यदि Z1, Z2, Z3 ये 3 बिंदु दिए हुए हैं हमें। कहाँ पर? अर्जेंट डायग्राम में। आर्गेन डायग्राम लिख लो। ये हमने देखा था ना, आर्गेन डायग्राम कौन सा होता था? वही कार्टेशियन प्लेन वाला। क्या है? बिंदुओं को मिलाने वाला। Z1, Z2, Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है यदि समबाहु त्रिभुज समझते हो या इक्विलैटरल त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज है यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके इक्वल? Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। हमें ये दिखाना है। क्या मतलब हुआ इसका? 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें। कहाँ पर? आर्गेन प्लेन में, आर्गेन डायग्राम में। इनको मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। मतलब हमें क्या दिखाना है? हमने मान लिया ये त्रिभुज है हमारा ABC। ए पॉइंट किसको निरूपित करता है? Z1, Z2, Z3 3 पॉइंट है। मतलब A के लिए Z1, B Z2 पॉइंट के लिए, C Z3 के लिए। इनको मिलाने वाला त्रिभुज ABC त्रिभुज बन गया। ABC क्या है हमारा? ट्राइंगल का निशान समझते हो ना? ABC त्रिभुज, त्रिभुज का निशान ही होता है ये। ABC क्या है? यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर ABC समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। अब हमें क्या दिखाना है? हमने मान लिया कि समबाहु त्रिभुज है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या ऐसे लिख लो, समबाहु त्रिभुज होगा तो हम शो करेंगे देन वी विल शो दैट, लिख लो या हिंदी में लिख लो तो सिद्ध करेंगे कि ये कंडीशन। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस में। एंगल भी 60-60 होना चाहिए इक्वल, बट यहाँ हम एंगल का यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ भुजा का यूज़ है। अब नाउ ये अब लिख लो क्या होगा? तीनों भुजाएं इक्वल, AB की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस और CA की। AB इज इक्वल टू BC किसके इक्वल होगा? CA के इक्वल, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब AB की डिस्टेंस का मतलब
डिस्टेंस कैसे निकालते थे? मॉड्यूलस से ही निकालते ना, दो बिंदुओं के Z1 और Z2 समिश्र संख्या, उसके मॉड्यूलस से, मतलब AB कितना आया? AB आया हमारा मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, इन दोनों का डिफरेंस, उसका मॉड्यूलस, यही डिस्टेंस होती है हमारी। BC आया हमारा मोड ऑफ Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 लिख लो या Z2 माइनस Z3, क्योंकि मॉड्यूलस ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने लिख लिया Z2 माइनस Z3। अब CA निकालना है। CA के लिए क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 का मॉड्यूलस। अब इक्वेशन 1 में तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। बाय इक्वेशन 1 क्या वैल्यू, थोड़ा इधर लिखो, बाय इक्वेशन 1 ये तीनों वैल्यू, मतलब मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा? मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल होगा मोड ऑफ Z3 माइनस Z1। ये अब हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं सबका। हमने किया मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर एंड नाउ इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर अब बताओ कुछ याद आ रहा है यहाँ से? मोड Z स्क्वायर को लिखते थे ना हम Z बार, मोड Z स्क्वायर को Z बार। अब यही तो है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड का स्क्वायर है, मतलब क्या होगा? Z क्या था यहाँ पे? Z1 माइनस Z2, इसका बार Z1 माइनस Z2 का बार। ये भी वापिस फिर Z बार, मतलब Z2 माइनस Z3 की बार किसके इक्वल? यहाँ पर फिर वही Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 का बार। अब बार को तो अलग अलग कर सकते हैं ना, Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार किसके इक्वल? Z2 माइनस Z3 इक्वल होगा Z2 बार माइनस Z3 बार, इक्वल Z3 माइनस Z1 इक्वल होगा यहाँ फिर वही बार Z3 बार माइनस Z1 बार। लिख सकते हैं इसको हम। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। अब अगर हम लें ये और ये तीनों आपस में इक्वल हैं, हमने इन दोनों को ले लिया अगर इक्वेशन 2 के प्रथम 2 से, क्या क्या लिया? हमने लिया Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल है Z2 माइनस Z3, Z2 बार माइनस Z3 बार। अब हम ऐसे कर सकते हैं ना, Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z1 बार माइनस Z2 बार, ये कर सकते हैं। इसको अपॉन में ले गए और इसको इसके अपॉन में। अब आपने ये पढ़ा हुआ है जी कि अगर x अपॉन में a, y अपॉन में b है तो ये किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई अपॉन में a प्लस b के। देखिए अगर इसका भाग देने आपस में, मतलब ये रेशियो आ रहा है और ये रेशियो आ रहा है, ये वाला रेशियो
किसके इक्वल? इसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, उसको भाग देंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो वो इक्वल आएंगे। अब इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें करते हैं। कैसे करेंगे? पहली टर्म क्या थी? Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z1 बार माइनस Z2 बार। दूसरी टर्म y अपॉन में b, मतलब ये Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z1 बार माइनस Z2 बार। किसके इक्वल? न्यूमरेटर के सम के। इन दोनों का सम Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3। अब डिनोमिनेटर का सम A और B का सम कितना? इसका और इसका सम करेंगे, योग करेंगे। Z1 बार माइनस Z2 बार योग करेंगे तो कितना आएगा? Z1 बार माइनस Z2 बार। डन। अब ये Z2 से Z2 कैंसिल, क्या बचा? Z1 माइनस Z3। अब यहाँ Z1 बार से ये Z2 बार माइनस Z3 बार था, ये टर्म थी ना Z2 बार माइनस Z3 बार, और ये था Z1 बार माइनस Z2। इन दोनों को ऐड करना है, Z2 बार माइनस Z3 बार, ये इसके। अब यहाँ देखो हमने प्रिंटिंग मिस्टेक कर ली, लिखने में गलती कर ली, बट यहाँ हमें कुछ पता चला क्योंकि सारी टर्म ही कैंसिल हो रही थी। अगर हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। अगर हम समझ के करेंगे कि कहाँ हमारी गलती हो रही है, वो भी पकड़ में आ जाती है ऐसे। ओके, अब Z2 से Z2 कैंसिल, अपॉन में Z2 बार से Z2 बार कैंसिल, बचा क्या? Z1 बार माइनस ऑफ Z3 बार। ये किसके इक्वल आया था? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये सारी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, पहली टर्म ये वाली पहली टर्म इसके इक्वल होगी लास्ट वाली टर्म के। कह सकते हैं ये वाली, ये और ये सभी टर्म इक्वल हैं, तो पहली और ये लास्ट टर्म इक्वल लिख ली हमने कि ये हमारी इक्वेशन ले ली हमने, इक्वेशन थर्ड। अब जैसे हमने ये और ये प्रथम दो लिए थे ना, अब हम अंतिम दो लिखते हैं। इस इक्वेशन के पहले इसको और इसको लिया था, अब इसको और इसको ले लेंगे। इक्वेशन 2 के अंतिम दो से इसको और इसको इक्वल लेंगे। अब हम मतलब Z2 माइनस Z3 किसके इक्वल हुआ? Z2 बार माइनस Z3 बार। ये इक्वल हुआ Z3 माइनस Z1 इंटू में Z3 बार माइनस Z1 बार। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, एंड वो इक्वेशन थी एक। अब इसको अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें दोनों तरफ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से भी, ले सकते हैं माइनस कॉमन, तो यहाँ से ले लिया Z1 माइनस Z3, यहाँ से कॉमन लिया Z1 बार माइनस Z3 बार। क्या आया? माइनस और माइनस प्लस, Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार। किसके इक्वल? Z2 माइनस Z3, Z2 बार माइनस ऑफ
Z3 बार, इसको नाम दे दिया अगर हमने इक्वेशन 4th। हमने क्यों किया ये, माइनस कॉमन ले सकते थे, कोई फर्क नहीं है। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गुना कर दें, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 के गुणनफल से, मतलब गुना करने पर, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, वो इक्वेशन क्या थी, Z2 बार माइनस, पहले तो ये बताओ गुना करते हैं अगर दो को तो राइट हैंड साइड से गुना और लेफ्ट हैंड साइड से गुना होता है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड किससे होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड से गुना, लेफ्ट हैंड साइड उस इक्वेशन का। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड Z2 माइनस Z3, Z2 बार माइनस Z3 बार होगा। अब राइट हैंड साइड उस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या होगा, Z1 बार माइनस Z3 बार। अलग अलग ब्रैकेट लिख लो या एक ही लिख लो, कोई फर्क नहीं है। इससे गुना करना है हमने, Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार। इस इक्वेशन को गुना कर सकते हैं आपस में। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, इस पूरी टर्म से, और ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल। अब पता चला यहाँ से हमने माइनस कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि अगर माइनस कॉमन ना लेते तो Z3 बार माइनस Z1 बार आता। कोई बात थी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते, एक ही बात थी, बट यहाँ ही ले लिया तो यहाँ इजी हो गया कैंसिल करना। अब ये कैंसिल हो गई तो क्या बचा, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 किसके इक्वल, Z1 माइनस Z3, प्रोडक्ट करेंगे Z1 माइनस Z3। दोनों सेम टर्म है, ये और ये तो अलग अलग हैं, बट ये और ये सेम टर्म है, तो हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z3 की होल स्क्वायर। अब आपस में गुना कर लेते हैं इनको, Z1 Z2, Z1 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, और माइनस प्लस Z2 Z3 किसके इक्वल, इसको होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डन। अब देखो यहाँ Z1 माइनस Z3 है, यहाँ 2 टाइम्स है, इससे एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या इक्वेशन बन जाएगी, Z1 Z2 प्लस, चलो पूरा ही लिख लो अगर समझ नहीं आता तो भी, समझ रहे हो ना। ये तो यहाँ से ये 2 टाइम्स था, ये एक टाइम, इसको उधर ले इसको अगर हम इधर ले आए, ये -1 प्लस 2 कितना 1, वही इसको इधर ले आए तो एक टाइम बचेगा, मतलब Z1 Z3। ये तो हमने एज इट इज़ लिखा है इस टर्म को, हमने यहाँ ये वाली टर्म बची एक बार। अब इधर क्या था, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, माइनस था उधर साइड जाके प्लस Z2 स्क्वायर। यही तो हमें निकालना था, हमारी कंडीशन आ गई है। प्रतिबंध क्या था, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, 3 पॉइंट थे, उनका सभी का स्क्वायर का सम, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर किसके इक्वल, Z1 Z2 Z2 Z3। जहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं वहीं से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू।
Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 Z1 Z3 लिख लो या Z3 Z1। ए बी ए के इक्वल ही होता है ना, तो Z1 Z3 लिख लो या लिख लो Z3 Z1, नो डिफरेंस। ठीक, सो ये हमारी कंडीशन आ गई। अगर समबाहु त्रिभुज था तो यदि ये कंडीशन होती है, अब हमने मान लिया कि समबाहु त्रिभुज था हमारा, तो ये कंडीशन आनी चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज होने पर यही कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें कहना क्या चाह रहा था, 3 पॉइंट थे हमारे आर्गेंट प्लेन में, अगर वो 3 पॉइंट समबाहु त्रिभुज हैं, उनसे मिलाने वाला त्रिभुज, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमने समबाहु त्रिभुज की कंडीशन लेके चले थे क्या, कि सभी भुजाओं की डिस्टेंस इक्वल होती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू सी ए। इसके बाद हमने ए बी ए और सी ए की वैल्यू लिखी थी। वो वैल्यू क्या होती है, वही मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 एंड मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 के। सो ये हमारा हो गया थर्ड एग्जाम्पल। सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। सो आज हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं। सो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हो तो आप ट्राई कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।